अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़िबरान हसन है और मोर देन 7 इयर्स हो गए मुझे एडवांस ऑडिट एश्योरेंस पढ़ाते हुए। खैर रिसेंटली जो एसीसीए के रिजल्ट्स आए हैं, तो इसके साथ ही पासिंग रेट्स भी आए हैं। मार्च जून में जो पासिंग रेट रहा है स्टूडेंट्स का, वो 31% रहा है, बहुत कम है। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स का देख सकते हैं 80% से ज़्यादा रहा है। एनीवेज, ये एग्जामिनर रिपोर्ट क्यों निकाली है, ताकि एनालिसिस करें कि भाई लोगों से ब्लंडर्स क्या हुए हैं, और वो मैंने लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि अगर आप फेलियर्स आपके पेपर फेल हुआ है एडवांस ऑडिट एश्योरेंस, तो आपको पता चल जाए कि भाई क्यों हुआ है, ताकि आप इन फ्यूचर वो अवॉइड करें। और अगर आपकी पहली अटेम्प्ट है तब भी आप जरूर देखो, ताकि आप पहले ही आपको पता चल जाए कि कौन सी गलतियां नहीं करनी। सो इनिशियली आप देखें जी, जैसे वो कह रहे हैं इट इज 1 जुलाई 2005, पहला क्वेश्चन, यू आर अ मैनेजर इन Pascal and Co firm of chartered certified accountants and you are responsible for the audit of the Infinite Co, a new audit client with the financial year ending 30th September 2005। ठीक है, तो इनफाइनाइट कंपनीज एंड ऑनर मैनेज बिजनेस। अब यहाँ पे जो है उसने आपसे ऑडिट रिस्क नहीं पूछा था, उसने आपसे सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क पूछा था। अगर आप यहाँ पे ये लेकर बैठ गए कि जी ये ऑनर मैनेज फैमिली बिजनेस है, तो ये डिटेक्शन रिस्क है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको इसका ये मिलना है जीरो। क्यों? क्योंकि उसने आपसे पूछेंगे, उसने आपसे सिग्निफिकेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट पूछी है। अच्छा जी, आगे कह रहा है कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट थीम पार्क इन फाइनेट व्हिच इंक्लूड्स थीम पार्क, आर्केड स्टाइल गेम्स एंड फूड एंड ड्रिंक आउटलेट्स। अच्छा जी, फिर सिनेरियो में आगे आ जाए जी। The entity in this scenario is a new client, the audit firm, with the core business being the ownership and operation of a theme park, including arcade style games and food, drink outlets. Candidate should not note they are not expected to have। देख लो भाई, नोट कर लो, आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ताकि आप स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाई कर सके और उनको इवेल्युएट कर सके फुल मार्क्स लेने के। दैट्स इट। फिर आपको एग्जिबिट्स दिए हुए हैं, 4 एग्जिबिट्स हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं पार्टनर ईमेल है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कंपनी की। तीसरा आपको मीटिंग नोट्स दिए हुए हैं जो कि ब्रायन फॉक्स पार्टनर और फाइनेंस डायरेक्टर के दरमियान। चौथा आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स और की इश्यूज जो हुए अ, हैं वो बताए गए हैं। और चौथा पांचवा मीडो कंपनी क्लाइंट एक्सेप्टेंस असेसमेंट परफॉर्म जो की है वो है। आप आ जाए जी। एग्जामिनर आपको कह रहा है कि जब तक आपको कहा ना जाए, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज ऑल एग्जिबिट शुड बी कंसीडर्ड। जब तक बोला ना जाए आपने पहली रिक्वायरमेंट के लिए, दूसरी रिक्वायरमेंट के लिए लाजमी तौर पे सारे एग्जिबिट्स देखने। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर बोल दे एक दफा कि भाई आपने कि भाई एग्जिबिट 2 3 4 फॉर एग्जांपल रेलेवेंट है पहली रिक्वायरमेंट के लिए, फिफ्थ जो है वो लास्ट रिक्वायरमेंट के लिए, तब देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े जी। क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आ रहा है जी। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसने दी है जिसमें हमारी डिटेल गपशप रहेगी कि क्या ब्लेंडर्स हुए हैं। पहला जो भी करंट डेट जो है वो 1 जुलाई दी है, और ईयर एंड 30 सितंबर दी है। अमूमन प्लानिंग पहले ही की जाती है, 3 महीने पहले। ठीक है, तो ईयर एंड पे या तो ऑडिट शुरू हो जाता है या फिर ईयर एंड के फौरन बाद हो जाता है, जैसे कि अक्टूबर या नवंबर में ऑडिट शुरू होता है अमूमन, जो कि नॉर्मल है, प्रैक्टिस में घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा जी, इनफाइनाइट कंपनीज फैमिली ओन एंड मैनेज, दिस मींस कंपनी इज नॉट लिस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। अच्छा जी, फिर इनफाइनाइट कंपनी अ थीम पार्क हैज अ सफर्ड एन इम्पेयरमेंट ऑफ सम राइट्स ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने IS 16 में ब्लंडर मारा है, ठीक ठाक। फिर इनफाइनाइट कंपनी इंक्लूडेड है जर्नल प्रोविजन। जर्नल प्रोविजन पे उन्होंने बोला है कि जी उस पे क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया, भाई जनरल प्रोविजन तो वैसे ही नहीं करते, रिकग्नाइज किया जा सकता, और लोग जो हैं उसके ऊपर ठीक ठाक बोंगियां मार के आए हैं। फिर इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट initial audit engagement, the requirement for part A is to evaluate risk of material misstatement, not audit risk। ये देखो यहाँ पे ये बोल रहा है आपको, ठीक है। Therefore, comments relating to the risk in detection risk due to lack of
Understanding of the client would not be relevant. Marks were available for discussion of the risk of errors in the opening balances. ठीक है, अगर आप वो डिटेक्शन रिस्क निकालने बैठ गए, जैसे भी मैंने आपको बताया, जीरो, लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस अगर का जिक्र आप करते हो तो वहां पे आपको मार्क्स मिलेंगे। चलें जी, ये देखें वो बात आ गई जो मैंने आपको भी शुरू में बोली थी कि it is important to note that there are specific instructions where attention is drawn in the audit partner's email. Information details that Exhibit 2, 3, and 4 are required in order to address the risk of material misstatement in Part A, और Part 5 सिर्फ मेडो कंपनी के लिए था, तो सिर्फ 2, 3, 4 जो है पार्ट ए के लिए यूज करना था और पार्ट बी के लिए। ठीक है, अब हमारे पास देखो पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, evaluate the significant risk of material misstatement to be considered in planning the audit for the infinite company for the financial year ending 30th September X5। 24 मार्क्स अवेलेबल थे। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें जो कि आपकी आंखें खोलेंगी। पहली बात क्या आ जाती है कि इम्पोर्टेंट है कि नोट करो कि जी रिक्वायरमेंट क्या है कि एवेल्यूशन करनी है, नॉट सिंपली लिस्ट, खाली लिस्ट नहीं देनी, आपने इवेल्युएट करना है। स्ट्रेटेजी और प्रोसीजर्स के ऊपर बात नहीं करनी थी, रिस्क के ऊपर बात करनी थी। ठीक है, तो इशू क्या राइज हो रहा है कि रिपीटिवली, यानी कि एग्जामिनर बार बार एक हरकत कर रहे हैं, और वो हरकत क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो अटेम्प्ट कर रहे हैं 24 रिक्वायरमेंट्स, 24 मार्क्स के लिए 12 रिस्क। पता नहीं फर्ज बनाया अपनी तरफ से 2 मार्क्स पर रिस्क किए हुए। ठीक है, ऐसा सिनेरियो नहीं है भाई। ब्रीफ छोटी 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 लाइनें लिखकर आ जाओ, तो 3-4 लाइनों की यूट्यूब वगैरह पे देख के, फ्री के लेक्चर्स देख के यूट्यूब वगैरह पे, कि जी छोटे छोटे पैराग्राफ्स यूज करो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ, 10-12 रिस्क लिख कर आ जाओ, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। भाई ऐसा सीन नहीं है, एग्जामिनर ने खुद बोल दिया, देख लो। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ द पब्लिश मार्किंग गाइड्स, कह रहा है भाई मार्किंग गाइड्स खुद देखो बैठ के, एंड अंडरस्टैंड हाउ मार्क्स आर क्रेडिटेड। ईच रिस्क जनरली हैज अ मिनिमम ऑफ 3 मार्क्स। ये मैंने यहीं से देख के लिख के दिया आपको, जनरली 3 मार्क्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फिर आगे देख लो, 3 मार्क्स आर ओवर एंड अबव द मार्क्स अवेलेबल फॉर द डिस्कशन ऑफ रिस्क। द मार्किंग गाइड published for this question as 14 areas of risk of which are deemed more। देखो क्या कह रहा है, तो दोबारा रिपीट करते हैं जी। ईच रिस्क जनरली हैज मिनिमम ऑफ 3 मार्क्स आर ओवर एंड अबव द मार्क्स अवेलेबल फॉर द डिस्कशन ऑफ रिस्क। मिनिमम 3 होते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है, कुछ रिस्क जो है उनकी 3 मार्क्स से ज्यादा भी होते हैं, और कुछ रिस्क होते हैं जो कि 3 से नीचे भी होते हैं। देखो, some basic financial accounting issues and therefore carry lower marks and therefore should be more easily obtained by candidates। 3 मार्क्स भी होते हैं, 3 से ज्यादा भी पे जा रहा होता है एग्जामिनर, और 3 से कम पे भी जा रहा होता है। आप इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पूछे गए थे, नॉन रूटीन या मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें आपसे नहीं पूछी थी इन्होंने। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, स्पेक्यूलेटिव या जर्नल रिस्क अगर जो रटे रटाए रिस्क लिख कर आ जाते हो उसके मार्क्स नहीं देगा वो। देखो वो आपको खुद बोल रहा है, speculative risk arising from routine transaction generally will not obtain between speculative and specific risk and not spend the discussing topics which will not obtain credit। फिर एग्जिबिट 2 पे आ जाओ जरा। यहाँ पे वो आपको खुद कह रहा है कि कैंडिडेट्स मस्ट रिमेंबर व्हेन डिस्कसिंग रिस्क इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलेट देम टू द सिनेरियो। सिनेरियो से कनेक्ट करना है, ऐसे ही हवाई फायरिंग नहीं करनी है, या आपने जर्नल रिस्क रटे रटाए नहीं करना है, आपने सिनेरियो से कनेक्ट करना है। सिनेरियो से कनेक्ट करोगे तो नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। आपके लिए की कॉन्सेप्ट वो कह रहा है कि अंडरस्टैंड करने के लिए एज एन ऑडिटर के इम्पैक्ट क्या होगा जजमेंट्स का, मैनेजमेंट मैनेजमेंट की जजमेंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कैंडिडेट यानी कि स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, आना चाहिए कि भाई वो अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बायस एंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। एग्जामिनेशन टीम कह रही है कि जी उनको 2 चीजें जो हैं वो बार बार फेस करनी पड़ती हैं अब आप लोगों की तरफ से भर।
वो क्या है जी कि द क्लाइंट इज लिस्टेड सो मैनेजमेंट विल बी बायस टू कीप शेयर होल्डर्स हैप्पी। एक बात, दूसरा वो कह रहा है क्लाइंट इज नॉट लिस्टेड टू द ओनर्स विल बी बायस टू कीप प्रॉफिट्स लो एंड सेव टैक्स। कह रहा है जो पहली स्टेटमेंट है इंक्लूड्स सिनेरियो स्पेसिफिक रीजन। अगर सिनेरियो से कनेक्ट नहीं करोगे और ऐसे ही बोल के आ जाओगे इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह दूसरी जो स्टेटमेंट है कि जी लिस्टेड नहीं है तो टैक्स वगैरह सेव करने के लिए हरकतें कर रहे हैं, तो और आप उसको सिनेरियो से कनेक्ट नहीं करोगे अगेन जीरो मिलेंगे। ठीक है, अब आप सिनेरियो से कनेक्ट किस तरह कर सकते कहते हैं, और अगर आप ऐसी आधी अधूरी बात करोगे सिनेरियो में उसका जिक्र होगा भी, और आप आधी अधूरी बात करोगे खाली ये डिस्कशन करोगे तो आधा मार्क मिलेगा। फुल मार्क्स मिलने के लिए आपको कनेक्ट करना है, इसको इवेल्युएट करना है कि भाई क्या लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हैं, या लॉज एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है, या जी कंट्रोल्स को ओवरराइड करा है, क्या किया है, वो कनेक्ट करना है सिनेरियो के साथ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मीटिंग थर्ड एग्जिबिट पे जी, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स थीम पार्क के हुए, जो कि लैक ऑफ अपग्रेड्स वगैरह की वजह से हुए। ठीक है, तो ये इसके अंदर सिंपल कैलकुलेशन थी। इशू इशू था मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए था इंडिकेटर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। ठीक है, वो कह रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने करेक्टली बहुत से स्टूडेंट्स ने करेक्टली इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, रेलिवेंट अकाउंटिंग रूल भी लगा लिया, लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सके तो फुल मार्क्स नहीं उठा सके। फिर लाइसेंस टू ऑपरेट द थीम पार्क में कुछ बोंगियां हुई हैं, इंडिकेटर ऑफ गोइंग कंसर्न लगा कर आ गए हो, क्योंकि हालांकि इंडिकेटर ऑफ गोइंग कंसर्न नहीं था, क्योंकि सिर्फ इनकी यही एक्टिविटी नहीं थी, इनकी और भी एक्टिविटीज थी। तो गोइंग कंसर्न का यहाँ पे सिनेरियो नहीं बनता था, लेकिन लोग अपनी तरफ से घुसा के आ गए। फिर आगे आ जाओ, एक और मसला जो लोगों ने ब्लंडर मारा कि लैंड वॉज हेल्ड बाय द कंपनी अंडर अ रिवैल्यूएशन मॉडल एंड इज नॉट depreciated. The company is correct not to depreciate land. It is disappointed to note a significant number of candidates state that it was incorrect not to depreciate land, and therefore stating that the risk was that the carrying amount of land was overstated. ठीक है, लैंड जो था वो कंपनी के अंदर था अंडर अ रिवैल्यूएशन मॉडल और एंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड। शाबाश है, पता नहीं किसने ये हरकत करी है, लैंड और डेप्रिशिएट नहीं हो रहा तो उसको कह रहे हैं कि जी ये गलत ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बस। खैर, अच्छा जी, फिर कैंडिडेट्स जिन्होंने करेक्टली आइडेंटिफाई कर दिया रिस्क ऑफ द लैंड अंडर अ रिवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा जी, फिर had not been considered for several years and this could result in the carrying amount of land being misstated number of, यानी कि candidate stated that land needs to be revalued every year and tested for the impairment, whereas IAS 16 land under a revaluation model requires the valuation to be kept up to date। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। फिर रेवेन्यू रिकग्निशन वो स्प्लिट इनटू टू मेन एरियाज। दो मेन एरियाज में आती है आपकी रेवेन्यू रिकग्निशन। सिनेरियो जो था वो डिटेल था और ये कैश बेस्ड बिजनेस था, तो यहाँ पे एक रिस्क था ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, और देयर वाज अ रिस्क के प्रोसीड्स जो थी फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज जो है वो एड अप कर सकती हैं बैलेंस को, पोटेंशियली ओवरस्टेट करती हैं कैश को, रेवेन्यू को। तो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया इस रिस्क को। फिर सेकंड कंसिडरेशन थी रेवेन्यू रिकग्निशन रिलेटेड टू अंडरस्टेटेड ड्यू टू द रिस्क फ्रॉम द कैश सेल्स। कैश सेल्स की वजह से जी अंडरस्टेट ना हो गया, जो कि लिंक हो रहा था हाई वॉल्यूम ऑफ कैजुअल सीजनल स्टाफ की वजह से। ये काफी एग्जामिनर कहते हैं कि काफी सरप्राइजिंग रहा कि जी रेवेन्यू रिकग्निशन का ये वाला एंगल बच्चे मिस कर गए, और ये वो एंगल था जिसपे आप 3 से ज्यादा मार्क्स उठा सकते थे। ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट्स ने इनकरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया और डिस्क्राइब कर दिया रेवेन्यू को कि जी वो फिजिकली रिटर्न थीम पार्क राइड्स है खाली, और कुछ नहीं है। फिर सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन जो है वो इशू भी था इसके अंदर, जो पहली दफा हुआ था इनके साथ इस सिनेरियो में। ठीक है, कैंडिडेट्स यानी स्टूडेंट्स ने स्ट्रगल करा कैलकुलेशन में, ट्रेंड सही तरह कंप्यूट नहीं कर पाए। ठीक है,
और मैनेजमेंट जो रिकग्नाइज कर रही थी ट्रांजैक्शन को एज अ सेल वो इनकरेक्ट था। राइट ऑफ यूज एसेट आना चाहिए था, और शुड बी वो रिकग्नाइज होना चाहिए था कॉरेस्पॉन्डिंग लीज लाइबिलिटी के साथ। ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस वगैरह थी, और इसके अंदर 3 से ज्यादा मार्क्स पे जाने का था, जो और फिर क्योंकि इसके अंदर गेन ऑन डिस्पोजल वगैरह ये सारी चीजें थी, इसकी ट्रीटमेंट डिटेल में बतानी थी, फिर इसका रिस्क भी बताना था, इसकी मटीरियलिटी थी। तो ये 4 से 5 मार्क्स की फिल्म थी जो कि बच्चे मिस कर गए। The significant number of candidates demonstrated a lack of financial reporting knowledge by stating the risk of material misstatement, लिंक कर दिया IFRS 8 से। भाई IFRS 8 सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है, लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है, नॉन लिस्टेड कंपनीज के लिए नहीं होता। और ये शुरू में ही बता चुका है कि नॉन लिस्टेड कंपनी है, तो इसके डिस्क्लोजर्स वगैरह जिसने डिस्कस कर दिया वो भड़ मार गया। फिर लीगल केस की बात आई, जनरल प्रोविजन इस सिनेरियो में था। ठीक है, तो इसको बहुत लोगों ने इसमें ठीक ठाक ब्लंडर्स मारा, और वो ब्लंडर क्या है कि जनरल प्रोविजन पे कह रहे हैं कि प्रोविजन रिकग्नाइज होना चाहिए था। वो 3 कंडीशंस वैन से ही निकल गई। फिर उस डिटेल को लिंक नहीं करा सही तरह से। फिर कोई मार्क्स अवेलेबल नहीं था रिगार्डिंग द केस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर जनरल प्रोविजन जो है वो इस हिसाब से गलत ऑफर हुआ, फिर आगे आ जाते हैं जी। एग्जिबिट 4 कैंडिडेट्स को यहाँ पे ये था कि जी रिजल्टिंग फिगर्स देखने थे रिस्क से रिलेटेड, जिसके अंदर आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स निकालने थे। और इसके अंदर एक बड़ा मसला ये किया लोगों ने, बड़ा मसला ये करा लोगों ने कि रिस्क जो है वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स निकाल के उन आगे बढ़ गए, उनके ऊपर डिस्कशन नहीं करा। एग्जामिनर बार बार इसके अंदर आपको बोल रहा है, बार बार बोलता है कि भाई रेशियोज कंप्यूट करते हो, ट्रेंड्स करते हो, तो उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन भी करना है। उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आधे मार्क्स मिल जाए शायद। फिर आगे बढ़े। डिजाइन प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म ऑन द इम्पेयरमेंट ऑफ द थीम पार्क राइट। यहाँ पे बच्चों से वो काफी खुश है कि भी अच्छा उसने आप लोगों ने रिस्पॉन्ड करा लोगों ने। फिर आगे सी पार्ट में, describe the responsibility of auditors with respect to the money laundering and evaluate whether there are any indicators of money laundering activities either the in finance company or its staff। तो मोस्ट अलार्मिंग इशू जो यहाँ पे वो कह रहा है क्या है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने पता क्या करा है कि कह रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो शक है, सस्पेशन है, वो डिस्क्लोज करो दो स्टार विद गवर्नेंस को, ऑडिट कमेटी को। जबकि ये नॉन लिस्टेड कंपनी थी, यहाँ पे ऑडिट कमेटी है ही नहीं, तो वो भाई पहले की ऑडिट कमेटी बनाए, उसके अंदर बंदे लाके बिठाएं, फिर उनको डिस्क्लोज करेंगे। है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। तो ये एक ब्लंडर आया बहुत बड़ा, बहुत बड़ा ब्लंडर मारा, यानी कि आपने उसकी नजर में गुनाह कर दिया बहुत बड़ा कि ऑडिट कमेटी है ही नहीं, कहाँ से। ठीक है, और फिर आगे सोने पे सुहागा कि ऑडिट कमेटी नहीं है, तो फिर यानी कि अगर ऑडिट कमेटी को नहीं हो सकता, तो फिर नोट्स टू दी अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैटर डिस्क्लोज कर दो। तो भाई ये आप अगर हरकत कर दोगे और सामने मनी लॉन्ड्रेंट बैठा हुआ है, तो आपने तो टिपिंग ऑफ कर दिया, आपने तो उसको खबरदार कर दिया, तो ये भी तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाता है, अभी फंसोगे। तो बच्चा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड में से डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकता। समझ गए बात। चलो आगे बढ़ते हैं। Using Exhibit 5, conduct a review of the information contained in the Meadow Company client accepting assessment to evaluate weakness in Pascal Company acceptance procedures and remove, recommend, improve which should be implemented। तो मिक्स रिस्पॉन्स रहा है, कुछ ने बहुत अच्छा करा, कुछ ने बहुत बेकार करा। ठीक है, इन बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं जो हैं उन्होंने कम्युनिकेट करा प्रीवियस ऑडिटर से करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक चीज मिस कर गए। तो उन्होंने कहा कि जी वर्बल कम्युनिकेशन तो हो गई है। भाई वर्बल कम्युनिकेशन भले हो गई है, लेकिन रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न में नहीं था, और ये चीज लोग काफी मिस कर गए इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर
आगे बढ़े अब सेक्शन बी की तरफ। कह रहे हैं जो अच्छे बच्चे थे ना, उन्होंने अच्छे प्रैक्टिकल स्किल्स और इनकॉर्पोरेट करे, अंडरस्टैंडिंग थी उनको, मटेरियलिटी की, रिस्क की, स्ट्रॉन्ग नॉलेज थी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह की। और जो वीक बच्चा था ना, जो गंदा बच्चा था, तो उसने ठीक ठाक बॉन्डियां मारी हैं, उसने अकाउंटिंग एंट्रीज भी गलत करी हैं, डबल एंट्रीज में भी उसने बंड मारे हैं। वो क्लाइंट और ऑडिट फॉर्म में ही से डिफरेंशिएट नहीं कर सका। 15 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। A part में using the information exhibit one, comment on the matters to be considered and explain the audit evidence you expect to find during your review of the audit working papers। ये रिक्वायरमेंट थी। अब इसके अंदर यहाँ पर आ जाए, जो अच्छा बचा था उसने न्यू प्रोडक्ट कैपिटलाइज और डेवलपमेंट कॉस्ट में जो है अनलाइकली था कि जी क्राइटेरिया मीट होगा IAS 38 का। और एक चीज जो हर दूसरा बच्चा मिस कर दिया कि जी सेलिंग प्राइस जो थी वो लेस देन थी कॉस्ट इंकर्ड से, तो वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट में आ रही थी। खैर, इसमें बच्चों ने, जो अच्छा बच्चा था, उन्होंने ये अप्रोच फॉलो करी। मटीरियलिटी, ट्रीटमेंट यानी कि अकाउंटिंग, जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, फिर अकाउंटिंग रूल क्या होना चाहिए, रिस्क और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसको फॉलो करा। ठीक है, क्या जी कैलकुलेट करी मटीरियलिटी, आइडेंटिफाई करा इनकरेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को, फिर रेलिवेंट अकाउंटिंग रूल बताया और इम्पैक्ट बता दिया, रिस्क बता दिया। ठीक है। अच्छा जी। फिर अब देखो यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट इज रिकग्नाइज्ड एज डेवलपमेंट cost under IAS 30, and it was disappointing to note candidates who made reference to pirate criteria. While this is used as an acronym for candidates to assist them in remaining the knowledge of the criteria of IAS 38। अच्छा, जो ज्यादातर कैंडिडेट से उन्होंने एक भंड मारा है, बहुत बड़ा भंड मारा है। वो क्या कि 4% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कह दिया मटेरियल है। भाई, PBT का बेंचमार्क 5% है। वो देख लो, सामने है, वो देखो। ठीक है। फिर एक भंड और मारा, वारंटी प्रोविजन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है इन कंपैरिजन टू प्रायर 50% से। और दूसरी तरफ सेल्स आपकी बढ़ रही हैं, सेल्स बढ़ रही हैं, वारंटी प्रोविजन जो है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे तो एक दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई। इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि मैनेजमेंट जो है वो पोटेंशियली मैनिपुलेशन कर रही है। लोगों ने ये चीज नहीं पकड़ी। ठीक है। फिर आगे आ जाए, discuss the implication for the auditor's report on the basis that no adjustments have been made to the financial statement in relation to the warranty provision। अच्छे बच्चे जो हैं उन्होंने मटेरियलिटी से यूज करी और ट्रीटमेंट वगैरह जो था वो करा, लेकिन एक मसला उसने सबसे बोला, वो कह रहा है कि नॉट परवेजिव मस्ट बी एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल, इट इज आइसोलेटेड to one issue and the financial statement as a whole are not impacted, where candidates merely say the impact is pervasive with no explanation, credit will be restricted। यानी कि मार्क्स कम हो गए। क्या कि जब नॉट परवेजिव जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि फॉर एग्जांपल कि जी ये आइसोलेटेड है किसी एक इशू तक, इट इज नॉट आइसोलेटेड टू वन इशू, या इट इज आइसोलेटेड टू वन इशू, यानी कि एक इशू तक ये महदूद है। तो देखो, दूसरी चीजों पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इम्पैक्ट नहीं कर रही। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चीज इग्नोर कर दी है, इसको सही तरह एक्सप्लेन नहीं करा, तो मार्क्स भी फिर वैसे ही कम होके मिले। ठीक है। फिर वो खुद कह रहे कि भाई, जो कैंडिडेट्स हैं उनको इंडिकेट करना चाहिए करेक्ट ओपिनियन टू बी गिवन, कि क्वालिफाइड ओपिनियन होगा ड्यू टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यहाँ पे कैंडिडेट को इवेल्युएट करना चाहिए इम्पैक्ट रिपोर्ट पे। ठीक है। वो कह रहा है भाई उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई है बंदी को कि काफी स्टूडेंट्स ने जो है वो इन्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का जिक्र करते रहे, जो कि इररेलेवेंट था यहाँ पे। कुछ की ऑडिट मैटर्स का कह रहे हैं। की ऑडिट मैटर्स यार, खुदा का खौफ करो, ये लिस्टेड कंपनी के लिए होता है, ये नॉन लिस्टेड कंपनी। ठीक है। आगे चलो, रिक्वायरमेंट सी, एक्सप्लेन द
implications of the proposed sale of Iris company on the completion of the audit. uh, यार आप बहुत खराब इस पे आंसर्स लिखे हैं लोगों ने, इनकरेक्टली करा है, और कोई इसको कह रहा है एडजस्टिंग इवेंट, कोई इसको कह रहा है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, कोई इस पे IFRS 5 लेकर आ रहा है, जबकि क्वेश्चन आपको कह रहा था कि कंपनी जो है वो एडवांस नेगोशिएशन में है। ठीक है, अभी कोई सेल हुई नहीं है, अभी कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है, अभी नेगोशिएशन एडवांस स्टेज पे हैं। कुछ ही बचे थे जिन्होंने इवेल्युएट करा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑडिट पे। ठीक है, रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन हो सकती है हेल्थियर पोजीशन दिखाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस मिले। मेन इशू सिनेरियो में था कि जी फील्ड वर्क पे क्या फर्क पड़ेगा, कि भाई ये मैनिपुलेशन वगैरह कर रहे हैं तो मैनेजमेंट बेईमान हो सकती है, तो जरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपना टाइट रखना है, ऐसे ही भोले नहीं बन जाना उनके आगे। क्वेश्चन 3 में आ जाए जी। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक इंक्वायरीज यू शुड मेक ऑफ ब्रॉडी कंपनी मैनेजमेंट रेलेवेंट टू द कंपनीज इंटेंजिबल एसेट्स। यहाँ पे वीकर कैंडिडेट्स का स्टेटस उसने डिस्कस करा कि सबसे भाई ड्यू डिलिजेंस थी यहाँ पे मेनली। उसने जो है वो सब्सटेंसिव टेस्टिंग लगा दिए, प्रोसीजर्स लगा दिए, ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट को मीट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस वर्क जो होता है वो लिमिटेड होता है इंक्वायरीज तक। ड्यू डिलिजेंस वर्क में सिर्फ आप इंक्वायरीज कर सकते हो, वहां पे आप दूसरी चीजें नहीं कर सकते। तो और ये उसने रिक्वायरमेंट में बोला भी आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए हरकतों से। यहाँ पे फिर वो देखो एक कंप्लेन कर रहा है, बार बार कह रहे हैं कि द डेप्थ ऑफ द आंसर फेल शॉर्ट ऑफ दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रोफेशनल लेवल कैंडिडेट। एक प्रोफेशनल लेवल के बच्चे को जो लिखना चाहिए, जितना लिखना चाहिए था, उसके मुकाबले में बहुत कम लिखा है। कह रहा है भाई रिक्वायरमेंट्स को पढ़ो समझो फिर आंसर करो। ठीक है, अच्छा जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट रेट, कॉवेनेंट क्या है, टारगेट कंपनी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना था, जो कि कुछ बच्चों ने किया भी। फिर आगे बढ़ जाएं एग्जिबिट 3 पे, लास्ट रिक्वायरमेंट पे, जो कि एथिक्स रिलेटेड थी। यहाँ पे जो अच्छा बच्चा था उसने थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करा, उसको सिनेरियो के साथ डिटेल में लिंक करके एक्सप्लेन करा और फिर उसका इम्पैक्ट बताया। लेकिन जो वीकर बच्चा था वो कह रहा है वो सिर्फ सेल्फ रिव्यू थ्रेड की हद तक ही घुमा, चुरंगी में घुमाता रहा। ये भंड मारे ज्यादातर बच्चों ने। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई ये क्या ब्लंडर्स हुए हैं, और शायद आपको अपना कुछ ब्लंडर याद आ गया हो। कोई सवाल हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे 923341777706 पे। या फिर आप, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो accountancy.com पे आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। मजीद कोई सवाल हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, जैसे बोल दिए। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस वगैरह मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।